एक नज़र डाल लें बैनुल-अक़वामी मईशत पर प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले बरतानिया से ये ख़बर आ रही है, खुशाइंद है कि मईशत में बढ़ावा या बढ़ोतरी हुई है और जो एक ग्रोथ है वो ग्रोथ हमें देखने में आई। पहले खौफ था, ख़तरा था बहुत कि रिसेशन में जा रही है, तो ये एक खुशाइंद ख़बर है। इसको सामने रखते हुए अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं कि बैनुल-अक़वामी फ्रंट पर सारी ही ख़बरें ख़राब हैं। महंगाई डेफिनेटली बढ़ी है, नो डाउट अबाउट इट। ग्लोबल फिनोमिना, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान में तनासुब बहुत ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान में भी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ताहम आमदन के ज़राए कम और बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं। देखें, बेरोज़गारी दिन ब दिन जब बढ़ती चली जाएगी और उसके लिए कोई पैमाना भी मौजूद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ योर वर्क फोर्स इज़ ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयबल इन पाकिस्तान ड्यू टू द इंडिजिनस इशू ऑफ रिकग्निशन के ख़वातीन भी वर्क फोर्स का बड़ा अहम हिस्सा हैं और वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बल्कि वो एक इफ़ेक्टिव और एक्टिव पार्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी का। आप पहले दिन ही माइनस कर देते हो, यानी आधी आबादी को बेरोज़गार गिन देते हो। जब आप आधी आबादी को बेरोज़गार गिन दोगे तो बात यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट का एक नया रिलेशनशिप पैदा हो जाएगा, यानी मुल्क में मुलाजमतें होना या ना होना और कुछ लोगों का यानी बिलखुसूस ख़वातीन का मुलाजमत न करने का एक रिश्ता ताल्लुक़ बन जाएगा। देखो, माशी लिहाज से बात कर रहा हूँ यार, माशरती लिहाज से भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा माशरा इस नौइयत का है, हमारा माशरा तो इस नौइयत का है यार, किसी औरत को काम करने ही नहीं देता। माहौल तो आप देख ही चुके। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माशरे में काम करने वाली औरत इस वक्त इनसिक्योर है और ये वाक़यात अब सोशल मीडिया के ऊपर जब आना शुरू हुए हैं कि किस तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कारोबारी और दीगर इदारों के अंदर किस तरह की किस नौइयत की हरकतें हो रही हैं, जब से ये वीडियोज़ बनने का मामला सामने आया है तो ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं रही। खैर, थोड़ी एक सोशली भी फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ह्यूमन वीकनेस भी है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। छोड़ दो, अब इतना ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, लेकिन आपने वर्क प्लेस को हॉस्टाइल बना दिया ख़वातीन के लिए। खैर, ये एक जगह हो गई। मीडिया में कम अज़ कम ये हालात बेहतर हैं, मीडिया में हालात बेहतर हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ख़वातीन काम भी करती हैं और टीवी पर भी आती हैं और ऑफ स्क्रीन भी काम करती हैं, ऑन स्क्रीन भी काम करती हैं। मीडिया में हालात बहुत बेहतर हैं। मीडिया पे आप लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, सबसे पहले मीडिया पर उंगली उठाते हैं। आपको मैं बता दूं कि मीडिया अनथक मेहनत करता है इस मुल्क के अंदर। अब जब मैं लेबर की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा मीडिया को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। गौर से सुनो एजाज भाई, काशिफ आप भी सुनो, गौर से सुनो ये बातें। मीडिया ने कोविड के दौरान एक दिन भी छुट्टी नहीं की, एक दिन भी छुट्टी नहीं की। आप बता दो बात, मैंने भी एक प्रोग्राम में छुट्टी नहीं की। कोविड फैला, सारी दुनिया घर बैठ गई, कमरों में घुस गए लोग, बाहर नहीं निकल रहे और हम आ रहे हैं फ्रंट लाइन। मीडिया ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, गवाही। इस तक के ट्रैफिक वालों, पुलिस वालों को भी बता दिया गया भाई आपने मीडिया को नहीं रोकना, ये अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। कि हालात बुरे हुए अच्छे हुए, इस मुल्क के अंदर जल्जला आया, मीडिया ने छुट्टी नहीं की। इस मुल्क में सैलाब आए, मीडिया ने छुट्टी नहीं की। सब लोगों ने छुट्टी कर ली। एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाओ, सैलाब आ गया, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीडिया ने छुट्टी नहीं की। वी हैव वर्कड एक्टिवली एंड इफेक्टिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप मुझे बताओ, क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? मुश्किल वक्त आए, मुश्किल हालात हुए, मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस तक के 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा पेश किया। आप बताओ, आज भी मुल्क के अंदर जैसे हालात हैं, मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है।
मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस मुल्क का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया के मीडिया से कहीं ज्यादा जिम्मेदार है, वर्ल्ड मीडिया से भी ज्यादा जिम्मेदार है। चाहे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हों, चाहे इंटेग्रिटी का इशू हो, मीडिया कंप्लाई करता है, कंप्लायंस करता है, बात मानने या पाबंदी की हद तक नहीं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। माशी तौर पे अगर सही चेहरा आपको दिखा दिया जाए तो आप चीख उठेंगे, लेकिन यह मीडिया ही है जो जिम्मेदारी का इजहार करते हुए और अपने इजहार ख्याल के अंदर तवाजुन लाते हुए आवाम के अंदर पैनिक नहीं फैला रहा। सच्चाइयां बहुत तल्ख हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां छुपाई नहीं जा सकती। मैं एक आम आदमी हूं और इसीलिए पाकिस्तान में ज्यादा मशहूर हूं, क्योंकि मैं क्लियर कट बात करता हूं और लोगों की तरह घुमा फिरा के बात नहीं करता। ना मैं उस माशरे के उस हिस्से से, उस तबके से बिलोंग करता हूं जो आई हुई करते रहते हैं, जो 5 स्टार होटलों में और वीआईपी किस्म के रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं। नो, अवाम का आदमी अवाम के मसाइल आपको बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं निकला खुद सर्वे करने। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहता है मुझे बताओ, मैंने सुना है। नहीं, खुद मैं निकला। सुनो ये बातें मेरी, जाग जाओ चिंटू, ये बातें सुनो। मार्केट में गया मैं खुद, टाइम मैंने नोट किया, 8 बजे, हू का आलम, सन्नाटा, मार्केटें खचाखच खाली। मैं परेशान। वो रेस्टोरेंट, वो होटल, ये वो वाले रेस्टोरेंट नहीं है 5 स्टार बर्गर पप्पू टाइप, नो, आम आदमी के जो काउंटर वाले रेस्टोरेंट होते हैं, जो भरे हुए होते हैं, जहां पे बर्गर ब्रोस्ट बिक रहा होता है, टिक्का कबाब बिक रहे होते हैं। सन्नाटा, एक कस्टमर ने, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, पर बहुत सी ऐसी जगह जहां पर रश लगा होता था। क्यों? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। लोगों के पास इतनी आमदन नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया, पहला प्रोग्राम मुझे याद है, नवाज शरीफ साहब का दौर था। सिर्फ इशारतन बोल रहा हूं, खुशहाली की तरफ इशारा या कोई पार्टी की साइड नहीं ले रहा। मेरे ख्याल 70 के आसपास था पेट्रोल फी लीटर, लेकिन अब जो है वो हालात यकसा बदल चुके हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ इनाम साहब, जो कि एप्टमा के चेयरमैन हैं और काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। टेक्सटाइल के मौजू के ऊपर बात करेंगे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। और एप्टमा जो है पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी के अंदर सबसे बड़ी तिजारती तंजीम तस्वुर की जाती है। आसिफ इनाम साहब, एक्सपोर्ट्स के अंदर आप लोगों का सबसे, मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा चंक भी है, तो मुल्क के हालात, वाक़यात, मामलात के ऊपर आप लोगों की गहरी नज़र भी रहती है। अब आसिफ इनाम साहब, मैं टेक्सटाइल के मौजू पर ही आगाज़ करता हूँ, लेकिन आप मईशत के ऊपर भी बात कर लीजिएगा। बात यह है कि अभी फिगर्स, नंबर्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं और थोड़े थोड़े आ चुके हैं। क्या पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बूम आएगी? क्या हमारे ट्रेड डेफिसिट के अंदर आप लोगों के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की वजह से ट्रेड डेफिसिट में कमी आएगी? और क्या आप लोगों की एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा? ये मेरा बुनियादी सवाल है पहला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा हम आप लोग आपके साथ मल्टीपल प्रोग्रामों में हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे कि अब हमारे साथ जो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम हो गई, देखिए जो इस पर जो हुकूमत के करने वाले काम थे वो तो एनर्जी से रिलेटेड हैं, जो अभी तक तो 30 अक्टूबर तक तो वैलिड हैं। इंक्रीमेंटल टैरिफ है और पंजाब में जो इसका गैस का रेट है। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई साउथ में, जहाँ पे गैस की सप्लाई का इशू हो गया। आप खुद देखते हैं कि 2 दिन गैस सप्लाई बंद हो और तकरीबन ये 52% रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आपको जो है वो डेफिसिट मिला। इसके अलावा तो बाकी हमारे अपने कोताहियाँ हैं। अगर आज आपसे 30 साल पहले आप हमारी एक्सपोर्ट का चार्ट उठा के देख लें तो दुनिया के 64 और 100 मुल्कों को एक्सपोर्ट हुआ करती थी। आज आपका बल्क चंक जो है वो सिर्फ 2-3 इकोनॉमीज़ पे ही रह गया है। तो जब वो इकोनॉमीज़ को ज़रा सा भी कोई रिसेशनरी या कोई इम्पैक्ट आता है तो आपका इफेक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी नॉर्थ अमेरिका और EU सेक्टर, मतलब यही दो आपकी मेन डेस्टिनेशन 70-80% बन गई हैं। मतलब अफ्रीका में देखें, हम जब काम शुरू किया था तो हम उस ज़माने में अफ्रीकन प्रिंट और क्या क्या चीज़ें देखा करते थे कि जी हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो सब अब सब ख़त्म हो गया, जबकि वो बहुत बड़ी ग्रोइंग मार्केट है। 1 बिलियन का अफ्रीका है। इसी तरीके से जो जापान है
जापान में हमारा बहुत बड़ा शेयर होता था, चाहे यान जाता था, मगर अब यान जाना बंद हो गया तो वो कोई तौलिया या फैब्रिक्स या कुछ और नहीं जाना शुरू हुआ, ख़त्म ही हो गया काम। या तो यान जा रहा था या कुछ नहीं जा रहा, तो वहाँ भी मेहनत नहीं की। मतलब यानी पहले आप कह रहे हैं कि पूल था, वो पूल ही नहीं है, खत्म ही हो गया पूल। हाँ, मतलब वहाँ पे अब कुछ भी नहीं जा रहा ना, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड अब एक्सपोर्ट वहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से यान का भी, जब वो एक ज़माने में आपको याद है कोटा वोटा आके जो हुआ, उस वक्त 64 मुल्कों को पाकिस्तान का यान जाता था, आज 3-4 रह गया है सिर्फ। तो हर चीज़ में जो है वो हमारा अपना भी कसूर है कि भाई डाइवर्सिटी, कुछ चीज़ ऐसी है कि इस तरीके से कि भाई जैसे जापान है, वहाँ ड्यूटी फ्री एसएस का है, तो अब कई लोग हैं वो ड्यूटी फ्री एसएस पे मेहनत करने के बजाय वो बांग्लादेश से या किसी और जगह से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो मेहनत ही क्यों करें कि पाकिस्तान ड्यूटी फ्री एक्सेस हो। तो इस अनफॉर्चुनेटली इसमें खासा बोझ जो है वो एप्टमा ने उठाया हुआ है इन चीज़ों को, पॉलिसी और थिंक टैंक लेवल पे और इस तमाम मेगा हाउस पे, जहाँ वो सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा काम करते हैं। तो बट वी नीड सपोर्ट ऑफ एवरीवन एंड I think so. The current both the energy minister and the commerce minister is very active and vibrant, and they are trying to resolve. उनको तो जो चीज़ बताते हैं तो वो उसके लिए मैं देख रहा हूँ गौहर एजाज साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं और सुबह शाम लगे हुए हैं तिजारत को बूस्ट मिल सके। अब हमारे ये भी प्रोग्राम हुआ है इंशाल्लाह कि कोरिया और जापान को भी जो है वो हम इसकी जो एसएस है जो इंडिया और तकरीबन सबको हासिल है ड्यूटी फ्री, उसके ऊपर भी काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन जो मैं आगाज़ में भी ये बात कर रहा था कि इंडिजिनस जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी वो अपनी जगह स्टैंड कर रही हैं, जिनको आपने हाईलाइट किया है। कल एक ख़बर मैंने देखी, मुझे सदाकत का नहीं पता, लेकिन यह है कि गैस की कीमतों के अंदर इजाफा होने वाला है और शायद वो इजाफा हो शरबा इजाफा है। हैव यू ऑल्सो हर्ड अबाउट इट? दे आर सेइंग दैट द गैस टैरिफ विल गो अप एंड आई थिंक that under the IMF guidelines you will have single tariff, that means end customers, end users will also get the same rate and you as industries will also get the same rate. Am I correct? सर ऐसा नहीं है, ज़रा गैस के मामले को जो है वो लोगों ने ख़राब भी बहुत किया है। बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारा टैरिफ जो है वो गैस का 6 से 8 सेंट रहा है, कभी भी 6 से 8 सेंट से नीचे नहीं रहा। हम मिसालें देते थे कि जी बांग्लादेश में 4 सेंट है, हमें 6 सेंट और 7 सेंट और 8 सेंट पे हम कैसे गुजारा करेंगे, यही देते थे ना, ये टॉक शो होते थे। अभी कोई मतलब गैस का एक प्रोसेस है 6 महीने का, 8 महीने का रेट रिविजन का, उस दौरान डिवेल्यूएशन हो गई तो उस आपका रेट 4 सेंट या 3.98 सेंट बन गया। अब आपने कहना शुरू कर दिया कि जी ये वापस हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो आई थिंक सो समथिंग हैज़ गॉन ड्रेस्टिकली रॉन्ग। गैस का रेट जो है वो बहुत नीचे हो गया था। अच्छा वो भी चल रहा था ना, मतलब आपकी वो बहुत हो गया डिफरेंस कि 42 रुपए की बिजली और 11 रुपए की गैस, इस तो उसकी वजह से उसके ऊपर और लोड बढ़ गया। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो गैस ही चलाए और जिसको गैस नहीं है वो मेक और ब्रेक बन गए। अच्छा फिर दूसरे शॉर्टेजेस आ गई, 2 दिन आपकी गैस बंद है, तो उसका एक हल तो पहला हुआ है कि 25% LNG ब्लेंड की है और जिसके बाद 1 दिन की जो है वो क्लोजर बंद हुआ है और अब 1 दिन होता है और शायद वो भी हमारी पूरी कोशिश है कि LNG ब्लेंड हो, उसके बाद जो उसका रेट निकले। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड अस दैट दे आर कमिंग विद द टेक्सटाइल टैरिफ विच ऑब्वियसली द 4 सेंट तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, बांग्लादेश। बट डू यू थिंक वी शुड स्टिल गो विद अ सिंगल सप्लायर policy that we are following right now? As I understood, जो आपकी previous conversations भी रही शो के अंदर कि we have one supplier country, at least to what I know, and we still have a single supplier agreement. Is it correct? नहीं, हमारा दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक तो मेरे ख्याल में 10.5 के ऊपर भी किया था, एक 13 पे था, एक 10.5 पे था। बट अब चूंकि ये रशियन वॉर के बाद जो है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट बन गए हैं। तो मतलब ठीक है, देयर वाज अ सर्टेन टाइम कि जिसमें ये हम कह सकते थे कि हमें नुकसान है। आज तो स्पॉट से हमें सस्ता ही पड़ता है। तो अब वो तो पोजीशन के ये गलत है सही है वो तो ख़त्म है, अब मुकद्दर से अब हमारा वो सही हो गया, तो हम लॉस नहीं गिन सकते। हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, दैट इज़ अनदर इशू, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कह सकते कि ये गलत है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये हमारा एडवांटेज बन गया है जी, एटलीस्ट एट द करंट नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया ना जब से वो नॉर्थ स्ट्रीम का मसला हुआ था, उसके बाद से तो LNG स्पॉट तो कभी इसके करीब भी नहीं आया। अच्छा, मुख्तसरन एक बात पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने ये बात की, आप बैनुल अक़वामी हालात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, मैंने देखा है, और ख़ासतौर पे वेस्टर्न पॉलिटिक्स, नॉर्थ अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बड़ी आपकी नज़र होती। बात यह कि ये जो कशीदगी हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट
योर बिजनेस इन वन वे और दी अदर? क्या एनर्जी प्राइसेस पर कोई इम्पैक्ट आ सकता है? और दूसरा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये क्या बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा जो रिजॉल्व हो जाएगा, या ये स्प्रेड होगा? कुछ इसके ऊपर आपकी राय है बिजनेस के हिसाब से रेफरेंस में? देखिए, वो तो इलाका तो बहुत छोटा है, वहाँ तो सिर्फ ह्यूमन सफरिंग या उसकी बात कर सकते हैं हम। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो उस इलाके का इतना ज़्यादा नहीं है कि अनलेस वो कोई खुदा न खास्ता फैल जाए। जो मेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो वॉर अभी तक जारी है, वो रशिया वाली है। रशिया पे सैंक्शंस हैं, दैट हैज़ इफेक्टेड दी। आप कह रहे हैं इसका लिमिटेड इम्पैक्ट है? इसका देखिए लिमिटेड इम्पैक्ट है मिजरी के हिसाब से आप कह रहे हैं, ह्यूमन मिजरी है और चीजें वो है। उसके अलावा तो आप समझें कि कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है, या उसका कोई क्योंकि और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज रिस्क नहीं लेंगी इस टाइम पे इन्वॉल्व होने के लिए, जाहिर बात है। जीसीसी कंट्रीज तो कभी भी नहीं लेंगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं इसमें कोई कमेंट हाँ, मतलब ऑयल प्राइसेस पर तो इम्पैक्ट नहीं आएगा ना? ऑयल प्राइसेस पे आ सकता है, आई डोंट नो हाउ, मतलब वो हाउ इट प्लेज आउट। अरे, और दूसरी कौन सी खत्म हो गई है अभी? हाँ, नहीं यूक्रेन वाला तो काम पूरा वो तो आई थिंक बड़ा, लेकिन यूक्रेन का जो है वो इम्पैक्ट आपके ख्याल से अब लिमिटेड हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी आवाज़ें आ रही हैं कि इतना ज़्यादा अब यूक्रेन के ऊपर फोकस ना किया जाए। अगर वहाँ पर फोकस कम हो जाता है तो आप मुल्क के हालात मतलब दुनिया के हालात बेहतर और तेल की कीमतों में कुछ कमी या नहीं? वो तो जंग जारी है ना। हाँ, वहाँ तो जंग जारी है। तो अब जंग में तो एक ही चीज़ होती है ना, या तो एक आदमी जीत रहा होता है या हार रहा होता है। तो अब उसका वो अगर हारता है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हाँ, अच्छा, दूसरी जानिब आता हूँ। अब बात यह है कि पहले सर फ्रेट का बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए, जो ख़त्म हो गया, नाउ इट्स गॉन, वो टेम्परेरी, यू आर फाइन विद इट? नहीं, मतलब अब कोई एबनॉर्मल नहीं है वो, अब फ्रेट में ऐसा कोई नहीं है, बल्कि फ्रेट ने हमारी आंखें खोली हैं कि जी अगेन फिर वही कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई शिपिंग लाइन नहीं है हमारे पास मेजर ऐसा कि जो बल्क मूव करे, और उसकी वर्नेबिलिटीज़ भी हमने देखी कि मतलब जो दूसरे मुल्कों के साथ हुए, आप अगर उसको बेस लें तो हमारा अपना फ्लीट बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो ट्रेड के लिए काम करे। 2-3 प्रेसिंग इश्यूज हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में। सबसे पहले IMF प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ली। बात यह कि लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम एट हैंड। आसिफ इनाम साहब, सॉरी, मैं जो ना बड़ा क्या कहते हैं उसको टनल विजन वाला आदमी हूँ, और मैं जो हूँ ना वो अभी जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है ना, तो मैं ज़रा उसको देख लूँ। तो IMF आने वाला है, आते ही उनकी 2 डिमांडें होंगी। सबसे पहली वो बात करेंगे कि भाई अब आप लाडले नहीं हो, जो हमारा इंटरनेशनल फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं फॉलो करो। रियल इंटरेस्ट रेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको इन्फ्लेशन प्लस करके जब आप ये सब चीज़ निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट शायद उनको एक्सेप्टेबल ना हो। दे आर गोइंग टू प्रेस फॉर यू टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट रेट। टेम्पररीली आपको पैसिफाई करने के लिए ये कह दिया गया है कि ये नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब शायद बढ़ाना पड़ जाए, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट, इन केस दे डिमांड। सेकेंड इज दैट अभी आप रेगुलेट कर रहे हैं इम्पोर्ट्स को और अपनी तरफ से आप ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं, बट अंडर द WTO रजीम आप बड़ा लिमिटेड तौर पर रेगुलेट कर सकते हो इससे। अगर आपको एक्सपोर्ट खुला करने की इजाज़त है तो फिर अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, और यहाँ पर तो कहीं कहीं आप ये करना चाह रहे हैं। तो ये 2 बहुत प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये महीने के आखिर में आएंगे और यही बोलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी डिमांड मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन तीसरी डिमांड वो यही कहेंगे कि रिटर्न टू पार्लियामेंट्री सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा। उस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मैं इन 2 चीज़ों के ऊपर आपके साथ स्टिक करता हूँ। मुझे ये बताएं, विल इंटरेस्ट रेट हाइक be acceptable to you, and second of all, will the free float work for your business and all other businesses in Pakistan? जी देखिए, जहाँ तक ये रियल इंटरेस्ट रेट है, आप पहले मुझे मुल्क बता दें जहाँ रियल इंटरेस्ट रेट है। कोई भी नहीं है। चाहे आप वेस्ट ले लें, जापान में 3% इन्फ्लेशन है और 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है वो मेरे ख्याल में अब बढ़ा के हुई है, वरना वो हमेशा मैनेज करके प्रिंटिंग करके। सिर्फ जो हमारे साथ एक मसला है वो ये कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो हम इसलिए इतनी बातें सुनते हैं, वरना आज आप देखें कि 80% बोरिंग तो गवर्नमेंट के पास है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इकोनॉमी कैसे स्लो होगी, वो तो गवर्नमेंट ही आज 22% पे हमारा ऑलरेडी जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट बजट का लार्जेस्ट क्या तकरीबन 70-80% ही खाने बैठ गया, तो इसको 24 कर देंगे वो 100 हो जाएगा। तो ये जो डेफिसिट है ना, जो लॉन्ग टर्म हम बहुत अरसे से डिस्कस तो बड़े नरम अंदाज के अंदर बड़ा खेल जाते हैं आप। 24% कर दिया तो 100 हो जाएगा, ये आपने ऐसे खेल दिया बस। नहीं, ये फैक्ट है एंड एवरीबॉडी नोज इट, इट्स नो सीक्रेट। एंड प्राइवेट सेक्टर विल नो लॉन्गर बी, इट वोंट बी फीजिबल। मतलब ऑलरेडी आपका प्राइवेट सेक्टर का शेयर ही 20% है, तो 20% को आप क्या शेयरिंग करेंगे? बेसिकली तो सारा बर्डन गवर्नमेंट पे जाएगा, फिर वो आपके डेफिसिट और इकोनॉमी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है, आपने सारा तकरीबन डेवलपमेंट बजट खत्म कर दिया है, तो वो भी आपका इफेक्ट आएगा। तो मजबूरी है ना।
इट्स द डिक्टेट, बिकॉज वो कहते हैं आप फिजिकल डेफिसिट अपना कंट्रोल करो। जी बिल्कुल। अब वही अगेन है ना कि नाउ वी हैव कम टू ऑल द पॉइंट्स कि जी गैस जो है वो हम अनरियलिस्टिक प्राइस पे दे रहे थे डोमेस्टिक को, वो वेस्ट हो रही थी। तो जो गलत गैस दी गई उसको हमने तरक्की कह दिया, जो तरक्की नहीं थी बल्कि लॉन्ग टर्म इनेतात था ना मुल्क का, हमने उसको अपने वसाइल को जला डाला और उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अब इसको करेक्ट करना भी इतना आसान नहीं है और भारत काम हो रहा है। देखें अभी आप देखें मैं कल देख रहा था हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो है वो वही कहा कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी दोनों ही सेम है। मतलब अगर अवेलेबिलिटी ना हो, अफोर्डेबिलिटी हो, 5 दिन हो तो वो इज़ डिफरेंट देन, और अफोर्डेबल भी हो और फुल अवेलेबल हो। एंड जो मैं अभी इस्लामाबाद वगैरह भी हम होके आए थे तो वहाँ इस पर बहुत काम हो रहा है। आई थिंक सो विद इन नेक्स्ट वीक ऑल दीज गैस इश्यूज विल बी रिजॉल्व। एनर्जी का जो बिजली का है उस पर भी काम हो रहा है एंड वी होप के दे आर सिंसियरली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि इसमें किस तरीके से जो है, देखिए एक्सपोर्ट सेक्टर जो है ना वो क्रॉस सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इसलिए कि उसको कोई सपोर्ट नहीं है। क्रॉस सब्सिडी तो किसी पे भी नहीं होनी चाहिए उसूली तौर पे, मगर जो फिर भी जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का सेक्टर है उसको कुछ ना कुछ ड्यूटी वगैरह में रिलीफ कहीं ना कहीं मिली हुई होती है। तो अब जो हो गए मुआहदे, अब वो रिलीफ आपने कह दिया, दैट रिलीफ हैज टू गो दिस टाइम, दे हैव कम, दे आर सेइंग नो रिलीफ नथिंग। नहीं वो ड्यूटी स्ट्रक्चर तो आपका कैस्केडिंग का सारा आपका WTO का वो है, कोई नई बात थोड़ी है। यू कैन गो फॉर प्रोटेक्शनिज्म। नहीं इट्स नॉट अ प्रोटेक्शन। जो ड्यूटी का आर्बिट्राज होता है कि जी रॉ मटेरियल पे इतनी ड्यूटी, फिनिश प्रोडक्ट पे इतनी ड्यूटी, वो तो आपका WTO में हर मुल्क ने किया हुआ है ना, अपने बेनिफिट के लिए। नहीं अपने बेनिफिट नहीं, मतलब सारा हो जाए वहाँ कुछ लिवरेज है। वैसे तो वो भी अगर आप देखें तो ओवरऑल हमारा तो इंडस्ट्री का शेयर ही GDP में आधा रह गया है। तो एंड वी आर वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहाँ सक्सेसिवली फॉर ईयर्स जो है वो 10% ऑफ GDP का एक्सपोर्ट ना होना जो है वो किसी भी मुल्क के लिए, नॉट ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू हैव 14, 15, 16, बट देयर आर सर्टेन पीरियड्स स्पेशली जहाँ पे हम ज़रा थोड़ी एंटी एक्सपोर्ट बाइस रखते हैं तो उसमें हम 8% तक चले गए थे। आई थिंक सो इन 2017-18 वी वर ओनली 8% ऑफ GDP वाज एक्सपोर्ट एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका डॉलर बोरिंग होगी, डॉलर बोरिंग हुई तो डॉलर से पे करने, डॉलर कमा के ही पे करने, वो बड़ा एक इशू हो जाता है। परपेचुअल बोरर बन के इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेट्स हिट द नेल ऑन इट्स हेड। सेकंड जो उनकी पहले भी डिमांड रही है वो ये कि भाई आप ये इसमें नहीं पढ़ो, करेंसी रेगुलेशन के अंदर आप नहीं पढ़ो। और माजी के फाजिल वज़ीर साहब जो हैं उन्होंने भी टीवी के ऊपर ये बात कह दी कि जी मैं तो आई वांटेड टू कंट्रोल बट आई कुडंट बिकॉज ऑब्वियसली IMF, शायद उनका इशारा ये था कि IMF की तरफ से आवाज़ थी या किसी की तरफ से आवाज़ थी कि यू हैव टू एडहियर टू द फ्री फ्लोट सिस्टम, यू गो बैक टू इट, यू कैन नॉट रेगुलेट इम्पोर्ट्स बिकॉज दे आर अलाउइंग यू कि आप एक्सपोर्ट करो उनकी मार्केट में। तो कह रहे हैं कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, आप सारी मार्केटों में करो, तो हमारी इंपोर्ट को नहीं रोको। नंबर 1, इंपोर्ट की पेमेंट्स को भी नहीं रोको। सेकेंडली आप फ्री फ्लोट सिस्टम पर आओ। कैन वी डू दैट? अब आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए। आपके जो ये इलीगल चैनल है, IMF ने ये कहा है कि जी आप इलीगल वगैरह, आपने जो इलीगल ट्रेड हो रही थी उसको कंट्रोल किया। जो भी ATT भी थी, लोग भी थे। आप अगर आप डू यू अलाउ कि कोई शख्स भी इलीगल वेल्थ को जो है वो कन्वर्ट कर ले इन डॉलर्स और उसको स्टफ कर ले? ठीक है ना, मतलब अभी तक तो कोई ऐसा मैंने। इज इट नॉट बेटर टू रेगुलेट ATT? आई मीन इट्स, आई एम नॉट a proponent of it. I'm just saying that is it not better to regulate it in some way or the other, because a lot of money is earned by Pakistan when all of this stuff arrives here in some kind of fee. So we lose. But we lose at the end. You're saying we are end losers. देखिए ना, हमारा सारा रेवेन्यू चला गया, हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड ट्रेड की जगह अनडॉक्यूमेंटेड हो गई। आप पूरा वो चश्मा अनडॉक्यूमेंटेशन है तो उसके तो फिर एक चश्मे के 8 चश्मे बन जाते हैं। तो आई थिंक सो ये पॉलिसीज़ तो जिस हद तक ये करेंसी रेगुलेशन की जो आज तक हुई है, जो ये बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं, ये आसान नहीं थे। तो इट वाज रिक्वायर्ड एंड ये कहीं से भी IMF के मैंडेट की खिलाफ वर्जी नहीं, वो तो बिल्कुल, मैंने तो कभी नहीं कहा।
वो खाली ये कि इसमें- अभी तो हमें इस चीज़ का नहीं पता, बिकॉज यू सी राइट नाउ अफगानिस्तान इज एन अनलाइक गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। अफगान के इन अलावा केस भी दे बात वर है ना। लाइक, तो फिर वो हमें ना करने देते अगर हम कर रहे होते अभी, क्योंकि उन्होंने भाई आप थोड़ा सा fight अफगानिस्तान करना है को तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? जो करेंसी एक्सचेंज की जिसकी बात कर रहा हूँ, उनकी जो मॉनिटरिंग कैटेगरी उनका कि वो सही काम करें जिसके लिए वो डिज़ाइन है, उसको करने में क्या हर्ज है? मैं तो वही बात कर रहा हूँ। आप लोग तो शुरू से ही उसको सपोर्ट करते हैं और जाहिर बात है होना भी चाहिए, स्मगलिंग को तो रोकना चाहिए हर सूरत में। और मेरे ख्याल से हम होपफुल के जो देखिए वन ऑफ द मेन रीजन जो डी इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं हम, वो स्मगलिंग है। आपने एक ड्यूटी टैरिफ दिया कि जी ये रॉ मटेरियल पे ड्यूटी है जी 5, इंपोर्ट पे 25, वो 25 वाला माल ही 0 पे आ रहा है, तो आपकी इंडस्ट्रीज खत्म होती गई ना। थियोरेटिकली प्रोटेक्शन है और प्रैक्टिकली नहीं है, तो वो तब कंपल्शंस थी सर, मजबूरियां थी। नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप छोटा समझ के छोड़ देते हैं। जैसे अब आपने ये घरों की गैस का देखा कि आज आपका नेशनल मसला बन गया क्योंकि जब डिप्लीट हुए, अच्छा वो रेट ही सस्टेनेबल नहीं थे क्योंकि आपकी एनर्जी पॉलिसी कहती थी कि जो नई फील्ड डिस्कवर करेगा उसको हम $8 देंगे। तो $8 के बाद आप घर में $1 की देखेंगे ऐसे, तो वो $60 कौन देगा? तो ये तो इट वाज राइटिंग ऑन अ वॉल कि ये आज नहीं कल मसला खड़ा होगा। देखें जब हाइड्रोकार्बन पॉलिसी बनी और आपने मैंने काफ़ी दफ़ा इस पे बात की 90s में, तो इन्होंने कहा कि ये हमारा सासा है और हम फॉसिल फ्यूल्स की रिप्लेसमेंट करेंगे CNG के ज़रिए। वो पॉलिसी जब आपने परसू की, आपने इतनी ज़्यादा गैस CNG में लगा दी, डिप्लीटिंग एसिड को आपने लगा दिया, गली गली मोहल्ला मोहल्ला मजाक और लतीफ़े बनना शुरू हो गए कि लाइटर में CNG लग सकती है कि नहीं। आप देखें गई कि नहीं गई, चलो लोग कहते हैं 10-12% थी। देखिए CNG का मैं CNG की हद तक जो है, देखिए CNG इज जब उस ज़माने की आप बात कर रहे हैं तो ब्रांड का 40% ऑफ होता था, तो आप लिटरली गाड़ी में ब्रांड जला रहे होते थे, डीजल नहीं जला रहे होते, पेट्रोल नहीं जला रहे होते। रिफाइंड प्रोडक्ट के बदले क्रूड, और क्रूड का भी 40% ऑफ। दैट वाज अ करेक्ट, मतलब एनवायरनमेंट और उसके लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आपके ख्याल से उस टाइम ये डिसीजन ठीक था? नहीं उस टाइम नहीं, आज भी इवन अगर आप अब अगर ये शॉर्ट पीरियड छोड़ दें कि जब आप ब्रांड से ऊपर हैं, वरना आपके लिए कमर्शियल फ़ायदा है उसको चलाने में, इवन इंपोर्ट करके अगर आप दें तो प्रॉब्लम इज़ कि वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स, हमारे पास डॉलर नहीं है, वरना अदरवाइज जो है वो सोल्यूशन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और वो सस्ती भी लॉन्ग टर्म में पड़ती है। अच्छा, कह रहे हैं कि SIFC का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। ऑब्वियसली दैट्स अ G2G प्रोग्राम एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, बट सम पीपल आर ट्राइंग टू। नहीं G2G नहीं है, G2B भी है, आप कर लें। नहीं वही मैं उसी की तरफ, हाँ वो बिल्कुल आप कर उस लें। एलिमेंट की तरफ है कि अगर टेक्सटाइल के अंदर, डू यू थिंक GCC कंट्रीज विल इन्वेस्ट हियर इन केस दे वांट टू हैव अ जॉइंट वेंचर इन टेक्सटाइल्स? उसी पर मैं आना चाह रहा हूँ। देखिए अभी तो जो मैंने जो देखा है, जो उनका बेसिक फ्रेमवर्क है, जिसमें जो वो ज़मीन जो है 20-25 लाख एकड़ का, वो डूएबल है। उसमें सिर्फ टाइम फ्रेम का हो सकता है कि जो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी फास्ट हो जाएं। IT तो ऑलरेडी हो रहा है और होता रहेगा और बड़ा फास्ट हो रहा है। पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर कंट्री इन द वर्ल्ड। और आपको जो ये देखते हैं आप, रेस्टोरेंट्स वगैरह भरे हुए हैं अल्लाह के फजल से, जबकि इकोनॉमी इतनी नहीं, या आई थिंक सो इट्स अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ IT। और जनाबे वाला बात की थी कि एक्सपोर्ट टारगेट, तो जनाबे वाला मैं तवक्को आपसे, मैंने आगाज़ में पूछा था, तवक्कुआत हमारी बहुत हैं आपसे, तो $25 अरब फिर आप कर रहे हैं, ठीक है? नहीं आप $25 अरब पे आ जाए, मुझे लगा शायद थिंग्स आर ऑन नहीं देखिए राइट ट्रैक पे तो होती तो 25 पहुंचे हुए होते हैं ना। एक मंजिल है कि जो हमें 25 अरब की तरफ है, उसमें अपने इम्पेडिमेंट देखने की क्या क्या है। एक तो जो SME तबाह हुआ इस मुल्क में, SME जो है वो आपको डाइवर्सिटी और आपको नई प्रोडक्ट्स लेके आता है जिसको बाद में बड़े भी यूज़ करते हैं। देखो आप देखेंगे अमेरिका में भी पहले वो था अपना AOL, फिर पता नहीं क्या क्या आया, क्या चला गया, नोटेल था बैंकरप्ट हो गया। तो इनोवेशन नीचे से ही आती हैं, तो आप ऊपर से भी कभी आ जाती हैं, बट जो वास्ट परसेंटेज है वो हमेशा नीचे से ही निकलते हैं आइडिया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ SME की डिस्ट्रक्शन से जो है ना टेक्सटाइल में बड़ा नुकसान हुआ। वही छोटे लोग नई मार्केट्स और नई प्रोडक्ट ज़्यादा आसानी से डेवलप कर लेते हैं। जो पहले यूनिट बंद हो गए थे जिनके बारे में आपने जी अब आते जाए ना। अब हमारे पास पिछले दिनों 2-2.5 साल में 3 साल में वी हैड इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 बिलियन। वो $5 बिलियन आप अपनी एक्सपोर्ट में जोड़ दें, जो आप $19.5 बिलियन पे पहुंच गए थे, तो आपका 25 आता है। एट द मोमेंट अबाउट 30% ऑफ द इंडस्ट्री
इज़ क्लोज बिकॉज कुछ को तो लेगेसी एनर्जी मिली हुई है, कुछ को नहीं मिली हुई, कुछ वो तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है कि ये 30% जो है वो लोग इनको चालू किया जाए। उसमें वन ऑफ द रीज़न ये था कि लास्ट ईयर वी हैड अ क्रॉप डिज़ास्टर, मतलब वन ऑफ द लोएस्ट क्रॉप इन 20-30 ईयर्स थी। तो जब इतनी कम क्रॉप थी, फिर आपके एक्सचेंज के इश्यूज़ थे, तो आप रॉ मटेरियल प्रॉपर इंपोर्ट भी नहीं कर पाए, तो उस वजह से भी एक क्योस हुआ। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, फिर एनर्जी का हो गया इंटरनेशनल हालत, फिर एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी, उसके लिए भी डॉलर, ये तमाम चीज़ें जो है वो तमाम हुई। इस दफ़ा क्रॉप इज़ बेटर, मोर देन व्हाट वी नीड और जस्ट अबाउट व्हाट वी नीड। देखिए अगेन मोर देन व्हाट वी नीड का, अब मैंने तो जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की कंजम्पशन क्या होगी, मैं उनको एक जवाब देता हूँ, जो अवेलेबल होगा। देखिए यू हैव अ पोटेंशियल ऑलरेडी जो आपने इस्टेब्लिश कर लिया है, वो 2 करोड़ 20 लाख बेल डोमेस्टिक कंजम्पशन का, उसमें से चलें अब आपका कुछ परमानेंटली जब इतना बंद होता है खुलता है तो सारे नहीं बेचारे खुल सकते। अगर आपने 100 मिलें बंद की तो 80 चालू होंगी, या 100 लूमें बंद हुई तो उसमें से 20 डिसहार्ट होकर तोड़ के उधर चले जाएंगे, या वो रीस्टार्ट के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो आप 2 करोड़ लगाएं तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, सेलेबिलिटी, आपका माल बिकेगा, आपके पास है, आपके पास मौजूद है, ये तकरीबन हर चीज़ में, ये लूमों में भी है, ये प्रिंटिंग, हर चीज़ में। तो यू फील राइट नाउ कि जो हमारा पोटेंशियल है इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड बाय द प्रोडक्शन दैट वी मेक। जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, देखिए ना, अगर आप इट कैन बिकम आवर पोटेंशियल। देखिए ये तो अब पहला बेसिक है ना, आपने कहा 25 अरब कैसे पहुंचेंगे, तो 25 अरब के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमें मैनेज ये करना है कि हमारा हर आदमी चल रहा हो। बट यू ऑलवेज टॉक अबाउट द डॉलर्स एंड द वॉल्यूम, यू ऑलवेज से कि जी मैं वैल्यू को कंपेयर करता हूं विद वॉल्यूम। मैं आपको बताऊं कि जी वैल्यू जो है ना, वो स्पेशली जो रिटेलर्स वाली स्टेज पे वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। रॉ मटेरियल में तो चेंजेस आप देखते हैं कि बहुत आ गई, कॉटन 70 से 140 हो गई, वापस हो गई, बस शेल्फ पे इतनी चेंजेस नहीं होती। तो चूँकि आप सेल्फ पे ही मार्केट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर इतना मतलब वो वहाँ डाइल्यूट हो चुका होता है कि इफ़ेक्ट, तो वो 5-10% ही चेंज होती है ना। तो आप 25 नहीं, आप 23 चले जाएंगे, हो सकता है आप 27 चले जाएं, तो 25 इज़ मोर और लेस आपकी नॉर्मल फिगर्स की बेसिस के ऊपर है कि आप जो आपके नॉर्मल सेलिंग प्राइस ड्रेस्टिकली बढ़े बगैर, घटे बगैर, प्लस वो जो पोटेंशियल है वो तो फिर आप 70-80, जैसे बांग्लादेश ने 80 बिलियन का टारगेट रखे खाली टेक्सटाइल का विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। माजी के अंदर आपकी हमारी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई ऑन एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स जब expansion was fashion, now is there any room for expansion further, या अगर हम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लें तो we can reach that target that you are saying, the ballpark between 23 to 27? देखिए इस वक्त तो सबसे पहले तो यह है कि जब आपकी कैपेसिटी पूरी नहीं चल रही, एंड फॉर अ रीज़न वही अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल तो है, आज आप LNG कनेक्शन ले लें तो वो $13-14 का है, तो कोई $3-4 का चला रहा है, कोई 14, तो वो तो बेचारा किसी का नए का सेंस नहीं बनता। और ना हम इस वक्त कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी पॉलिसी मेजर्स की बात कर रहे हैं कि जी हमें ये रियायत दें तो हम एक्सपेंशन, ऐसा कोई नहीं है। फर्स्ट हमारा मतलब इवन एज हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जो टास्क है वो ये है कि हम तमाम चीज़ें जो है वो हमारे जितने मेंबर मिल रहे हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको जो है वो रीस्टार्ट किसी तरीके से करें, और जो बिल्कुल इस तरीके से हैं कि जो नियर टू कोलैप्स हैं उनको किस तरह बचाया जाए। क्योंकि 42 रुपये की बिजली विद क्रॉस सब्सिडी ऑफ तकरीबन 10 रुपये 83 पैसे नहीं वो चल सकते। सी मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि एप्टवा मेंबर्स वुड बी, जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वुड बी रीजनेबल साइज्ड मिल्स, एम आई करेक्ट? जी, लार्जर इन साइज देन एसएमई। लार्जर, देखिए आप मीडियम की भी क्लासिफिकेशन ये है ना कि अगर आपकी खाली स्पिनिंग मिल है चाहे कितनी बड़ी है, मैं उसे मीडियम में ही गिनूंगा। उसकी वजह यह है कि वो प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक उससे बहुत छोटा यूनिट, मगर वो कंपोजिट है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि उन जो कंपोजिट्स हैं उनको फॉर्चुनेटली जो है वो उनको टैक्सेशन की भी एडवांटेज मिली है, उनको रॉ मटेरियल की एसेस भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो तमाम चीज़ें हम उनके बिल्कुल साथ हैं और उनको ये होना चाहिए, उनका हक है।
मगर जो SME है उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसके लिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी SROs आ चुके हैं। तो कंपोजिट का तो आपने एक्सप्लेन किया था बुनियादी तौर पे कि जो ऑपरेशन है उसको ज़्यादा फीजिबल बनाने के लिए। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वहाँ देखिए, व्हेन यू हैव अ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इनएफिशिएंसी ऑफ सिस्टम बहुत है, तो वहाँ पे आप जितना बड़ा हो जाते हैं आप उतने इनएफिशिएंट भी हो जाते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। मगर उसमें एक चीज़ ये है कि आपकी टैक्स एफिशिएंसी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो वो SME को भी प्रोवाइड करें तो वो दे कैन ब्रिंग ऑन मेरिकल के। तो पिछली दफा जो आपने बात की थी कि ये टैक्सेशन जो है हर लेवल के ऊपर उसको किसी तरह हैज द गवर्नमेंट बीन एबल टू मैनेज दैट? इस वक्त तो नहीं, इस वक्त तो उसका एक बेहतर प्रोसेस निकला है फॉर एक्सपोर्टर्स। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। अच्छा खासा उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, तो आई होप कि वो स्कीम ही फिर ग्रेजुअली बेस बनेगी SME की डेवलपमेंट का। अच्छा, coming towards infrastructure, does infrastructure improvement play any role in exports apart from power energy? हाँ, बिल्कुल हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका यहाँ से जो है वो ट्रक का किराया, या अगर आप यहाँ से कोई चीज़ जा रही है लाहौर पे मैन्युफैक्चर हो रही है, जितना आपका मुल्क कनेक्ट होगा, जितना चीपेस्ट वे में कनेक्ट होगा, तो वो पार्ट ऑफ एफिशिएंसी, वो कंपोनेंट है। इसी तरीके से आपकी लेबर की ट्रैवलिंग है, पानी है, लेबर, पानी, हर चीज़ काउंट करती है, मतलब एवरीथिंग काउंट। देखिए जिन्होंने तरक्की की है वहाँ आप देखें कि वो सब टिडबिट्स उन्होंने जो है वो मिला के रखे हैं। ये जैसे इस जस्ट लाइक अ गिटार के, मतलब आप मतलब सुर बजाना पड़ता है ना, मतलब यू हैव टू ट्यून करना पड़ता है ना, तो मतलब आप ये ना एक आदमी करेगा तो टन नहीं होता रहेगा, तो मतलब यू हैव टू पूरा एक आपकी इकोनॉमी जो है ना वो आपको हर सेक्टर को, हर आदमी को, एंड आई थिंक सो 70 years has passed, वी शुड ऑल वर्क नाउ के कम अज कम कि अपना मुल्क आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं हमको। आउट ऑफ दिस 27, व्हाट वुड बी द जनरल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टेक्सटाइल्स प्योरली? डू यू थिंक ऑल ऑफ? देखिए मैं 25 जो है वो टेक्सटाइल की बात अलोन टेक्सटाइल्स। सो यू आर फोरसीइंग आवर टोटल एक्सपोर्ट्स टू बी व्हाट? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि इस वक्त जो ट्रेंड है वो तो नेगेटिव है। तो आपका पहला क्वार्टर ही देखे ना, आपका पहला ओवर ही खराब अभी तो हम उसमें परेशान है सर, आप बोल रहे थे। तो दैट मींस टेक्सटाइल विल अलोन बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट्स and our total exports might not be as much. I'll be very frank with you. देखिए मैं बिल्कुल I won't force you to give me a number. नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपका हमेशा आपके प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा है कि मैं खुश होऊंगा जब हमारी टेक्सटाइल जो है वो 25% ऑफ एक्सपोर्ट हो और वो मुल्क की एक्सपोर्ट $200 बिलियन। नहीं, फिर आप लोगों का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, हमें इन्फ्लुएंस देखो सब अल्लाह के हाथ होता है। नहीं ऐसा नहीं है, वो इसलिए कि वो मुल्क तरक्की करे, मुल्क की तरक्की देख के आपको मज़ा नहीं आएगा। नहीं, मैं तो चाहता हूँ मुल्क की तरक्की। तो बस फिर वो फीलिंग ही अलग है ना, दैट इज अ डिफरेंट। आप इफ यू वर्क फॉर, इफ योर कंट्री प्रोग्रेस, आप अपनी जात से प्रोग्रेस कर जाए, मुल्क नहीं करे ऐसा तो हर कोई नहीं ना सोच रहा जैसा आप सोच रहे हैं। सोचते हैं बहुत, अगर सोच लें तो अच्छी बात है। बहुत लोग सोचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है ऐसे लोग, मैंने कब बोला है ऐसे लोग नहीं हैं, पर यह कि बहुत सारे लोग नहीं भी सोचते इस तरह। आई होप दे आल्सो दे आर इन माइनॉरिटी, होपफुली इंशाल्लाह। बट ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि यू वुड लाइक टू सी अदर, जिसे हमारे यहाँ तो नॉन ट्रेडिशनल कह देते हैं, बट आई थिंक दे आर आल्सो एक्सपोर्ट्स। आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट? आप वो छोड़े ना, अपने पड़ोस की देख लेना, उनका बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन है, उनका IT का कंट्रीब्यूशन है, उनकी टेक्सटाइल जो है बावजूद इसके कि $70-80 बिलियन है, वो सिर्फ जो है वो 10% है। लेदर का भी कंट्रीब्यूशन है सर वहाँ पे? हाँ, लेदर भी है, हमारा भी लेदर भी। आई वाज शॉक्ड द अदर डे नाज़रीन that they have billions of dollars worth of diamond export business in Surat, and I was shocked just from a city Surat. नहीं, वहाँ डायमंड पैदा थोड़ी होते हैं, रशिया से रॉ डायमंड खरीदा, कट। देखिए वो हुनर भी बेच रहे हैं ना, वो कट डायमंड ज्वेलरी वो हुनर है ना, तो इसी तरीके से वो दूसरे प्रेशियस स्टोन का, तो ज्वेलरी का बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, बहुत सारी चीजों में चले गए हैं वो। नहीं, वो थे भी। देखिए एक तो आपको ये बात ख्याल रखना चाहिए कि जब हम आज़ाद हुए थे तो जो एरिया हमें मिले थे वो प्रोमिनेंटली नॉन इंडस्ट्रियलाइज थे, वहाँ जहाज़ बन रहा था, ठीक है ना, तो वो एक डिफरेंस तो आपको रहेगा। वी वर डूइंग वेरी फाइन, वी वर कैचिंग अप, and I hope so inshallah. And in many years I can tell you our GDP growth rate was higher. Our overall growth was for decades our GDP growth was, and we were much ahead of them. Yeah. And they used to cite examples of our economy rather than we citing their examples. But unfortunately then lost decades of development. खैर इस बात करेंगे, आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा लुत्फ आया।
जनाब आसिफ इनाम साहब काफ़ी अरसे के बाद आए और मेरे ख्याल से टेक्सटाइल के मामला तो बड़े वसी हैं और भी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होनी थी। वैसे तो एनर्जी शोबों के ऊपर ज़्यादा इनके साथ बात होती थी, एनर्जी के शोबे के भी एक्सपर्ट हैं ये। तो नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।